नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं एशिया और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदियों के बारे में। ये चैप्टर अपना चल रहा है वैश्विक जल चक्र और जल के स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी जो जल के स्रोत होते हैं जैसे आर्टेजियन कूप हो गया, कुएं, ट्यूबवेल, भौम जल, झीलें, है ना, वो सब हमने देख लिए। और नदियों में भी हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप की नदियाँ ऑलरेडी देख ली है, और जो अफ्रीका की मुख्य नदियां हैं वो भी हमने देख ली है। आज का जो लेक्चर होता है उसमें जो दो महाद्वीप बच गए, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, उनकी नदियां हम देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है वो नदियां देखिए। इन बहुत सारी नदियां तो ऐसी है जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुकी हैं, और कुछ नदियां ऐसी हैं जिन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी सकती है, तो उनको हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एशिया की नदियां हम देख लेते हैं। एशिया की नदी में सबसे पहले नदी आएगी यूफ्रेटस और टाइग्रिस रिवर। दो नदियां हैं, है ना। तो यूफ्रेटस और टाइग्रिस जो रिवर है, इन नदियों के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता का नाम आपने सुना होगा। तो मेसोपोटामिया नाम की सभ्यता जो है वो इन्हीं दोनों नदियों के किनारे पर फली फूली थी सबसे पहले तो, ठीक है। फिर देखिए ये जो यूफ्रेटस नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? एक टॉरस माउंटेन यहाँ पर है, यहाँ पर टॉरस माउंटेन है, तो टॉरस माउंटेन से इनका उद्गम होता है। और उसके बाद ये जाति कहाँ है, इनके बारे में मुख्य चीज़ें तो आपको यही याद रख लेनी है कि नदियाँ जो है निकलती तो है, वो तो छोड़ो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरती कहाँ है? तो ये फारस की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ये मुख्य चीज़ आपको याद रखना है। मेसोपोटामिया का मैदान यहीं पर है। फिर और इसको पहले यूफ्रेटस नदी को फरात नदी के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। और यूफ्रेटस नदी है वो पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये जो आपको यूफ्रेटस नदी दिख रही है, ये पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है यूफ्रेटस रिवर, है ना। ये याद रह जाएगा आपको। यूफ्रेटस और टाइग्रिस, ये टाइग्रिस रिवर आके यूफ्रेटस में मिल जाती है। और ये बाद में देखिए ये कहाँ से, तो टर्की, सीरिया, इराक वाला जो क्षेत्र है, ये ईरान वाला में यहाँ से कोई सहायक नदी आती होगी, तो ये वाले क्षेत्रों को ये ड्रेन करती है ना। तो इस प्रकार से यूफ्रेटस और टाइग्रिस रिवर यहाँ पर बहती है। ये याद रह जाएगा आपको कौन से क्षेत्र में बहती है और कहाँ गिरती है, तो फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद में टाइग्रिस रिवर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टॉरस पर्वत से ये निकलती है, और ये बाद में आके टाइग्रिस रिवर आके यूफ्रेटस नदी में मिल जाती है, और दोनों जाके बाद में फारस की खाड़ी में गिर जाती है। इसको देखिए दजला नदी के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में हमने दजला फरात नदियाँ आपने सुना होगा ना, दजला फरात। तो वो दजला फरात नदियाँ यही यूफ्रेटस और टाइग्रिस रिवर है। इनमें से दजला जो है वो टाइग्रिस रिवर है, और फरात जो है वो यूफ्रेटस रिवर है। उनके बाद में देखिए ये दोनों नदियाँ जब इराक में एक जगह मिल जाती है, तो इसको मिलने के बाद में उसको शत अल अरब नदी से कह दिया जाता है। और ये शत अल अरब नदी जो है वो फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह मैप में आपको बता दूं मैं, ये टाइग्रिस रिवर है जिसे दजला कहते हैं, और ये यूफ्रेटस जिसे फरात नदी कहते थे पुराने काल में। और इस प्रकार से दोनों नदी आके, ये इराक है, इराक में आके दोनों मिल जाती है, तो शत अल अरब नाम से जाना जाता है। और शत अल अरब बाद में लास्ट में जाके कहाँ, फारस की खाड़ी में गिर जाती है, एक, है ना। यहाँ से ये बात होगी। अब देखे आते हैं हेलमंद नदी। तो हेलमंद नदी कहाँ बहती है? ये ईरान और अफ़गानिस्तान में मुख्य रूप से बहती है। तो हिंदू कुश पर्वत से ये निकलती है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत से निकलती है। और हेलमंद नदी बाद में हामुनपू नाम की झील है, देखिए ये हामुनपू झील में आकर ये गिर जाती है। यानी कि देखिए ये जो हेलमंद नदी है कुछ बड़ी खाड़ी वगैरह में जाके नहीं गिरती है, जिस प्रकार से दजला और फरात नदियाँ थी, यूफ्रेटस और टाइग्रिस, वो कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में, है ना। परंतु ये आके कहाँ गिरती है? जो झील होती है हामुनपू झील या हामुन झील, उसमें आकर गिर जाती है हेलमंद रिवर। और इसके ऊपर देखिए क्या है, हेलमंद नदी जो है, इसके बारे में क्या रखने वाली बात है कि अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और एक और बात इसकी महत्वपूर्ण, आपने ये तो सुना होगा कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारी अफ़ीम होती है ना, अफ़ीम की वहाँ पर खेती होती है। तो अफ़ीम जो है वो इसके नदी के बेसिन में ही उगाया जाता है। हेलमंद नदी के बेसिन में अफ़ीम उगाया जाता है। और इसी वजह से देखिए यहाँ पर एक गोल्डन क्रिसेंट बनता है। गोल्डन क्रिसेंट बोले तो जो आधा चंद्रमा होता है ना, उसका आकार का। तो ये गोल्डन क्रिसेंट देखिए, ये पूछा जा सकता है गोल्डन क्रिसेंट कौन कौन से देशों को मिलकर बनता है? ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाकर बनता है गोल्डन क्रिसेंट। और वो हेलमंद नदी जो की घाटी है वहाँ पर होती है अफ़ीम की खेती।
ठीक है ना। आपने जान लिया हेलमंद नदी हिंदू कुश पर्वत से निकलती है और हामुन पुंज नाम झील में जाकर गिर जाती है और उसकी घाटी में सबसे ज़्यादा क्या की जाती है, अफीम की खेती की जाती है। और अफीम की खेती की वजह से यहाँ पर जो 3 देश है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसको गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अफीम की तस्करी वगैरह बहुत होती है। फिर आ जाती है, देखिए सिर दरिया नाम की एक नदी आ जाती है। आमू दरिया और सिर दरिया, ये 2 नदियाँ तो आपने सुनी ही होगी नाम, है ना। ये है सिर दरिया और ये है आमू दरिया। ये दोनों नदियाँ जाके कहाँ गिरती है, अराल सागर में गिरती है। ये एक तो आपको याद रखने वाली बात है, सिर दरिया और आमू दरिया नदियों के बारे में। ये दोनों नदियाँ जाके अराल सागर में गिरती हैं, ठीक है। पामीर की गांठ यहाँ से पामीर श्रृंखला जो है, पामीर श्रृंखला से ये निकलती हैं। और सिर दरिया, आमू दरिया, तो दरिया वाले नाम की जो नदियाँ हैं वो जाके किस में गिरेगी, अराल सागर में जाकर गिरेगी, है ना। अराल सागर भी जो सूख रहा है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पे है। देखिए ये यहाँ से जाके इस प्रकार से उज्बेकिस्तान यहाँ समाप्त हो जाता है और ये ऊपर जो कजाकिस्तान है और ये भी सूख रहा है। इस पर भी, अराल सागर पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो सिर दरिया और आमू दरिया कौन से सागर में जाके गिरती है, अराल सागर में जाकर गिरती है। और हेलमंद नदी किस में गिरती है, हामुनपू झील में जाकर गिरती है, याद रह जाएगा। अब आ जाते हैं और थोड़ा सा पूर्व की दिशा में की ओर, और यहाँ पर हम आ जाएंगे चीन की नदियों के बारे में। तो चीन में एक सबसे बड़ी नदी एक बहती है, बहुत महत्वपूर्ण नदी, जिसे कहते हैं हुआंग-हवी नदी। और हुआंग-हवी नदी का नाम नहीं सुना होगा तो आपने येलो रिवर का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। तो हुआंग-हवी या येलो नदी, है ना, इसका उद्गम कहाँ है, किंघाई प्रांत से होता है। एक कहाँ से उद्गम होता है ये छोड़िए, इन नदियों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही पूछी जाती है कि कौन सी नदी में कौन सी सागर में जाकर मिलती हैं। तो ये गल्फ ऑफ बोहाई में गिरती है। ये देखिए ये है हुआंग-हाई नदी, हुआंग-हाई नदी है आके, ये देखिए ये येलो सी है, ये ईस्ट चाइना सी है, ये नीचे साउथ चाइना सी है। और ये येलो सी के ऊपर एक छोटी सी यहाँ पर एक घाटी बनी, वो खाड़ी बनी हुई है। कौन सी खाड़ी है ये, बोहाई की खाड़ी या गल्फ ऑफ बोहाई में, है ना, बोहाई में ये जाकर गिर जाती है हुआंग-हाई नदी। और हुआंग-हाई नदी जो है वो एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये आप याद रखिएगा, है ना। एशिया की तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यांगत्से नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। और बाकी जो हुआंग-हाई नदी है ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इस नदी को इसलिए भी जाना जाता है कि ये दुनिया में सर्वाधिक अवसाद लाने वाली नदी है, और इसीलिए इस नदी को चीन का शौक भी कहा जाता है। याद रखना, पूछा जा सकता ना। तो चीन का शौक कौन सी नदी को कहते हैं, तो हुआंग-ही नदी को कहते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अवसाद लेकर आती है और चीन में बाढ़ की समस्या ये पैदा करती है ना। और ये अवसाद की वजह से ये नदी पीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसको येलो रिवर भी कहते हैं। तो आपको हुआंग-हाई नदी पूछ ले, हुआंग-ही नदी पूछ ले या हुआंग-ही या येलो रिवर बोल दे तो दोनों एक ही है। ये बोहाई की खाड़ी जो है ना वहाँ पर जाके गिरती है, ठीक है। बोहाई की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और क्या है इसके बारे में, इसको चीन का शौक के नाम से जाना जाता है। हो गया। हुआंग-हाई के बाद में यांगत्से नदी। यांगत्से नदी देखिए तिब्बत के पठार से निकलती है ना। तिब्बत के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती है। तिब्बत का पठार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। तो तिब्बत के पठार से निकलती है यांगत्से नदी और जाकर कहाँ जाके गिर जाती है, ये है ईस्ट चाइना सी। देखिए यहाँ पर तो ये ईस्ट चाइना सी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। ये नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, येलो रिवर या हुआंग-ही रिवर थी, वो दूसरी सबसे लंबी नदी एशिया की। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्से रिवर। और ये एशिया की सबसे लंबी नदी तो है ये, साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है ना। इस प्रकार से देखिए नील पहली सबसे लंबी नदी, अमेजन उसके बाद में, और यांगत्से तीसरे नंबर की दुनिया की लंबी नदी है। और अगर एशिया की देखा जाए तो एशिया की तो यांगत्से नदी ही सबसे लंबी नदी है। और 2 नंबर पे हुआंग-ही, जिसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इस पर देखिए गोर्जेस 3 नाम का डैम बना हुआ है इसके ऊपर, ये वाली नदी है, इस पर गोर्जेस 3 नाम का एक डैम बना हुआ है। याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये याद रखना आप, शंघाई और वुहान तो क्यों याद रखना है, क्योंकि कोरोना जो है वो इसी शहर से पनपा था। और शंघाई इसलिए याद रख लेना कि शंघाई जो है ये है एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट, यानी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, शंघाई ही है ना।
तो शंघाई और जो वुहान है वो दोनों शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, तो यांगत्से नदी के किनारे पर। और यांगत्से नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में एक छोटी सी नदी आती है सिकियांग रिवर, ये भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है। और इस नदी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मैप वगैरह इसका ठीक से मिला नहीं है ना। इसके बारे में बस इतना ध्यान रख लीजिए कि ये दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। और यांगत्से नदी कहाँ गिरती है, ईस्ट चाइना सी में यानी पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। और सिकियांग नदी किसमें, दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। और इसे पर्ल रिवर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। आगे चल लेते हैं। रेड नदी, ये रेड नदी उतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर छोटी सी है, ज़्यादा वो भी नहीं। देखिए कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर इतनी, इसलिए आपको पढ़ना है कि वियतनाम की राजधानी जो है ना, वियतनाम नाम का देश, इस वियतनाम की राजधानी हनोई जो है ना, वो हनोई, देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हनोई इस रेड नदी के किनारे पर स्थित है। हनोई रेड नदी के किनारे पर स्थित है वियतनाम की राजधानी, इसलिए रेड रिवर आपको याद रख लेना है। फिर आ जाती है चाओ फ्राया रिवर। चाओ फ्राया रिवर भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी नदी है, ये भी उतनी बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है वो इसके किनारे पर स्थित है। चाओ फ्राया नदी के किनारे थाईलैंड की राजधानी स्थित है और रेड नदी के किनारे वियतनाम की राजधानी जो है हनोई वो स्थित है। वियतनाम की हनोई रेड नदी के किनारे और चाओ फ्राया जो है वो बैंकॉक जो है वो उसकी नदी के किनारे। चाओ फ्राई याद रखने ना, आपने ऐसे लिखने ना कि चाउमीन फ्राई वगैरह खाते ना वो, कि थाईलैंड वाली वो बना दो रे जो होती है, क्या कहते हैं उसे, चाउमीन वगैरह जो होती है, ऐसा कुछ है ना। इस प्रकार से याद रख लें चाओ फ्राया किसके, बैंकॉक जो है वो इसके तट पर बसा हुआ है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण नदी आती है जिसको कभी मत भूलना आप, मेकोंग नदी, है ना। तो अब तक हमने तिब्बत के पठार से निकलने वाली एक तो यांगत्से नदी देख ली, यांगत्से नदी तिब्बत के पठार से निकल रही है। सिकियांग नदी भी वहीं से निकल रही थी, है ना। ये सिकियांग नदी जो है ये भी तिब्बत के पठार से ही निकल रही है। तो मेकोंग नदी जो है ये भी कहाँ से निकल रही है, तिब्बत के पठार से ही निकल रही है। कौन सी नदी, मेकोंग नदी। और मेकोंग नदी जो है ये कहाँ पर जाके मिलती है, तो देखिए ये दक्षिण चीन सागर में जाकर मिल जाती है। और इसका तो ये याद रख लेना कि कौन से देशों में होकर बह रही है। तो तिब्बत के पठार से निकलती है चीन में, चीन के बाद में देखिए ये म्यांमार और लाओस की सीमा बनाती हैं। उसके बाद में ये लाओस से बहती है, लाओस से बहने के बाद में ये थाईलैंड में जाती है, थाईलैंड के में बहने के बाद में ये वियतनाम फिर उसके बाद में कंबोडिया में जाती है, कंबोडिया में आने के बाद ये वियतनाम में बहती है और वियतनाम में बहने के बाद में जाके डेल्टा बना देती है किसमें, दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। तो इधर वाले जो सारे देश है ना उन सारे देशों में बहती है, ये याद रख लेना। भारत के आगे जो जितने भी देश है ना, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सारे देशों में ये नदी बहती है और फाइनली जाकर कहाँ गिरती है, दक्षिण चीन सागर में जाकर ये गिर जाती है। इतना इसके बारे में याद रखना। और जिस प्रकार से हेलमंद नदी की घाटी में गोल्डन क्रिसेंट था, उसी प्रकार से मेकांग नदी की जो बेसिन है उसमें गोल्डन ट्रायंगल नाम से वही उस प्रकार से अफीम यहाँ पर उत्पादित किया जाता है और उसकी तस्करी की जाती है, ठीक है। और उसमें देखिए जो अफीम की खेती की जाती है, अभी देखिए आपको चित्र दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर आइए आप वापस, हाँ ये देखिए। तो ये म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड मिलके ये कहलाते हैं क्या, गोल्डन, ये तो गोल्डन क्रिसेंट था, है ना। जो देखिए यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान गोल्डन क्रिसेंट बनाते हैं। और उसी प्रकार से मेकोंग नदी जो है इसकी घाटी में भी किसकी, इसका जो बेसिन है उसमें किसकी खेती की जाती है, अफीम की खेती की जाती है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है गोल्डन ट्रायंगल के नाम से, उसको गोल्डन क्रिसेंट, इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, जो कि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर लूँ मैं। तो ये देखिए ये म्यांमार, लाओस और थाईलैंड की जो सीमा बनाती है इसमें, इसको कहते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। ये है म्यांमार, ये लाओस हो गया और ये त्रिभुज इस प्रकार से ये बन जाता है। ये थाईलैंड, म्यांमार और लाओस ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अफीम की खेती होती है। कौन सी नदी के बेसिन में, मेकोंग नदी के बेसिन में। इतना इसको याद रख लेना है। अब मेकोंग नदी के नाम का नाम आया है तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रख लेना, मेकोंग गंगा सहयोग परियोजना या मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ये 2000 ईस्वी में
भारत और जो पड़ोस के देश हैं जिनके बीच से मेकोंग नदी होकर बहती है, उनके बीच में एक समझौता हुआ था कि जो है हम दोनों देश जो है वो सहयोग करेंगे बहुत सारे क्षेत्रों में, जिनमें एक है पर्यटन, एक है संस्कृति और शिक्षा और एक आवागमन। इन 4 क्षेत्रों में हम जो है सहयोग करेंगे एक दूसरे से, है ना। तो गंगा नदी, दोनों देशों में जो पवित्र नदियां हैं, बड़ी नदियां, उनके नाम पे भारत में गंगा नदी और मेकोंग नदी इनके यहाँ से होकर बहती है ना। तो इन दोनों देशों, इन जो 2 देश हैं, इन देशों के बीच में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ था 2000 ईस्वी में, है ना, लाओस में, जिसमें 6 देश हैं। एक तो भारत तो है ही है भाई, गंगा है तो भारत रहेगा। फिर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, जिन देशों से होकर ये जो अपनी नदी बहती है मेकोंग नदी, तो ये याद रह जाएगा आपको। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आती है एक साल्विन रिवर। ये साल्विन रिवर भी याद रखना। तो साल्विन रिवर भी तिब्बत के पठार से ही निकलती है ना। देखिए ये रही साल्विन रिवर, ये मेकोंग रिवर, तो ये यहीं से निकल रही है ना। और ये यांगत्से रिवर जो है, ये देखिए तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार से यांगत्से रिवर जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी यहीं से निकल रही थी, है ना। और अगर देखा जाए तो ये येलो रिवर भी, अगर इसका उद्गम देखा जाए तो तिब्बत के पठार से हम ढूंढ सकते हैं। तो साल्विन रिवर जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और ये गल्फ ऑफ मर्तमान में जाकर गिर जाती है। ये देखिए गल्फ ऑफ मर्तमान, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये है मर्तमान की खाड़ी, तो ये मर्तमान की खाड़ी में जाकर गिर जाती है साल्विन नदी, ठीक है। उसके बाद में साल्विन नदी जो है वो म्यांमार और थाईलैंड के बीच सीमा का निर्माण करती है, ठीक है। और साल्विन नदी जो है वो शान के पठार में होकर बहती है। जब मैं आपको पठार पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि शान प्लेटू कहाँ पर है, म्यांमार में शान प्लेटू है, तो उस शान प्लेटू से होकर गुजरती है साल्विन रिवर। और साल्विन रिवर जो है तिब्बत के पठार से निकलती है और गिरती कहाँ है, गल्फ ऑफ मर्तमान में जाके गिर जाती है, मर्तमान की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ये गल्फ ऑफ जो है ये बंगाल की खाड़ी है और ये क्या है, गल्फ ऑफ मर्तमान है। समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं। एक आती है इरावदी रिवर, और इरावदी रिवर जो है इसका उद्गम जो है छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ मिलकर इसका उद्गम इसका होता है और बाद में जाके कहाँ गिर जाती है, तो अंडमान सी में जाकर गिर जाती है। तो ये देखिए ये है अंडमान सी, तो अंडमान सी में जाकर गिर जाती है, साल्विन का मर्तमान की खाड़ी में जाकर गिर रही थी, ठीक है। ये याद रख लेना है, इसके बारे में याद ये रखना है। और ये इरावदी नदी में पूर्ण रूप से म्यांमार से ही होकर बहती है, इतना याद रख लेना है। और रंगून नाम का जो शहर है, वो रंगून नाम का शहर जो है वो यहीं है। जो बहादुर शाह जफर वगैरह हैं, अपने जितने भी राजा हुआ करते थे उनको अंग्रेज लोग यहीं भेज दिया करते थे, रंगून। तो इरावदी नदी म्यांमार में बहने वाली नदी है। कहाँ, तो कहाँ पर जाकर गिरती है, तो ये अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक नदी है सुरमा नदी। सुरमा नदी ये देखिए भारत से होकर पहले ये बहती है मणिपुर वगैरह में, तो वहाँ पर इसको जाना जाता है बराक नदी के नाम से। और फिर ये जब बांग्लादेश में चली जाती है तो इसको सुरमा के नाम से जाना जाता है। और बाद में ये नदी जाकर इसमें दूसरी नदियाँ आकर मिल जाती है ना, तब इसका नाम जो है मेघना के नाम से जानी जाने लगती है, ये वाली, है ना। जब पद्मा वगैरह आके इसमें मिल जाती है, तीस्ता वगैरह, तो इसके बाद में ये मेघना के नाम से जानी लगती है। तो सुरमा नदी कहाँ, बंगाल में बहती है। भारत में इसको बराक नदी के नाम से पहले जानते हैं, फिर वहाँ पर जाके ये सुरमा नदी के नाम से जाने लगती है। और इसमें जब और दूसरी धाराएँ मिल जाती है तो ये मेघना नदी के नाम से जाने लगती है, ठीक है। फिर इस प्रकार से ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सुरमा नदी पश्चिम बंगाल की नदी है, ठीक है। ये तो एशिया की नदियाँ होंगी सारी। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदियों पर। ऑस्ट्रेलिया में देखिए 2-3 नदियाँ आपको पढ़नी है। आधा ऑस्ट्रेलिया जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इससे इधर वाला ये तो सब उजाड़ पड़ा हुआ है, मरुस्थल है। और यहाँ से देखिए यूपीएससी ने आज तक कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है, पूछेगा तो यही ले देखिए 2 बड़ी बड़ी नदियाँ इनसे, एक मर्रे और एक डार्लिंग, है ना। तो मर्रे डार्लिंग जो है, इन नदियों के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मर्रे नदी जो है ये है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी और जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है ना। तो ये दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है, इसमें ये बहती है। और इसका स्रोत कहाँ से होता है, तो इसका स्रोत है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। एक देखिए यूरोप में भी एक आल्प्स पर्वत है, तो यहाँ भी आल्प्स है। तो आल्प्स जो है वहाँ से ये मर्रे रिवर है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से नदी निकलती है और उसके बाद में ये नदी जाकर दक्षिण महासागर में मिल जाती है। तो ये देखिए ये साउथ ओशन है ना, तो उसमें जाकर ये नदी गिर जाती है और ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स से होकर ये नदी गुजरती है। इसका नाम देखिए सर जॉर्ज मर्रे जो था ना, उस टाइम में वहाँ का सेक्रेटरी हुआ करता था, उसके नाम पर इसका नाम मर्रे रख दिया गया। फिर एक है मुरुम्बिच रिवर और एक है डार्लिंग रिवर। तो डार्लिंग रिवर आप याद रख लीजिएगा, ये देखिए ये है डार्लिंग रिवर, फिर ये एक मर्रे रिवर, ये दोनों आके मिल जाती है। और एक मुरुब्बीज रिवर,
मुरुम्बीज, तो ये मुरुम्बीज रिवर आकर तीनों नदी आके फिर जो दक्षिण महासागर है उसमें आकर गिर जाती है। इतने याद रख लेना। इनके बारे में आप इतना याद रख लेना, मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कौन से महासागर में बहती है, सॉरी कौन से महाद्वीप में बहती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। बस इतना याद रख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर देते हैं। एक बार पहले जो है रिवाइज कर लें। इरावदी नदी, सुरमा नदी देखिए कहाँ, बंगाल में बहती है, भारत में इसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर जाके ये सुरमा नदी के नाम से बंगाल में बहती है, फिर उसमें और सारी नदियाँ मिल जाती है, तो फिर ये मेघना के नाम से जाने लगती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इरावदी नदी जो है वो शांत प्लेटू से होकर गुजरती है और ये म्यांमार में मात्र बहती है। ठीक है, रंगून नाम का जो शहर है इसी नदी के तट पर बसा हुआ है और ये अंडमान सागर में गिर जाती है। इतना याद रख लेना है। साल्विन नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और जाकर मर्तबान की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में मेकोंग कॉर्पोरेशन 2000 में साइन किया गया था, मेकोंग के नाम से, जहाँ से मेकोंग नदी बहती है, और गंगा मतलब भारत। तो 6 देशों के बीच में, 5 तो वो देश, 1 भारत, इन देशों के बीच में 2000 में समझौता हुआ था। पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और आवागमन की सुविधा में कोऑपरेशन यानी सहयोग के लिए हो गया। फिर मेकोंग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत के पठार से निकलने के बाद में दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है और इस नदी का जो बेसिन है उसी में अफीम की खेती की जाती है और इसलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार आ जाएगा, थाईलैंड आ जाएगा और आपका लाओस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चाओ फ्राया नदी देखिए ये थाईलैंड में बहती है और थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक है वो चाय फ्राई में है। चाय फ्राई से आपको थाईलैंड याद भी रह जाएगा, है ना। और रेड रिवर जो है ये वियतनाम की राजधानी हनोई, इस नदी के किनारे, इतना याद रख लेना है। सिकियांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, दक्षिण चीन सागर में जाकर ये गिर जाती है। और फिर आया यांगत्से नदी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। तिब्बत के पठार से यांगत्से नदी निकलती है और इस नदी के किनारे वुहान कोरोना वाला शहर और शंघाई, ये दोनों इसके किनारे पर बसे हुए हैं और शंघाई जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट यानी बंदरगाह है। इतना याद आ जाएगा आपको। और इस नदी को ही चीन का शौक इसे कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अवसाद लेके आती है। सॉरी ये वाली नहीं है, वो तो यांगत्से नहीं है, वो है हुआंगही नदी, माफ़ करना। हुआंगही नदी जो है, कभी कभी माफ़ करना मैं थोड़ा गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, वो तो आपने देखा होगा मीम वैसे ही। तो ये जो है हुआंगही नदी जो है ये नदी जाकर कहाँ, ये नदी जाकर गिरती है बोहाई की जो खाड़ी होती है उसमें जाकर ये गिर जाती है और बहुत ज़्यादा अवसाद लेके आती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा। और ये फिर येलो भी नज़र आती है और इस बहुत सारी ये बाढ़ चीन में लेके आती है, इसलिए चीन का इसे शौक भी कहा जाता है। यांगत्से नदी जाकर गिर जाती है कहाँ पर, ईस्ट चाइना सी में, और ये बोहाई की खाड़ी में गिर जाती है हुआंगही नदी। सिर दरिया और आमू दरिया ये अपने अफ़गानिस्तान वगैरह में बहती है, उज़्बेकिस्तान कजाकिस्तान में सिर दरिया और आमू दरिया, और ये दोनों नदियाँ जाके अराल सागर में गिर जाती है। हेलमंद नदी अफ़गानिस्तान की सबसे लंबी नदी और ये किसी सागर में नहीं जाके गिरती है बल्कि हामुनपुर लेक जो है उसमें जाकर ये गिर जाती है। हेलमंद नदी की घाटी जो है उसके किनारे किनारे पर ही अफ़ीम की खेती की जाती है और ये जो क्षेत्र है ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाला, इसे कहा जाता है गोल्डन क्रिसेंट, याद रह जाएगा। उसके बाद में है टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियाँ, जिसे दजला और फरात नदियाँ भी कहते हैं। ये इराक वगैरह में बहती है, इराक, टर्की वगैरह में बहती हुई फिर ये फारस की खाड़ी में दोनों मिल जाती है। मेसोपोटामिया जो है इन्हीं नदियों के किनारे पर था। इस प्रकार से हमने आज सारी नदियाँ जो है देख ली है। ठीक, तो ये नदियों वाला चैप्टर जो है अपना समाप्त हो गया। आगे जो है अब हम देखेंगे जियोग्राफी में, अब हम ओशनोग्राफी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए, जो कि आपको बिल्कुल चाहिए, और क्योंकि आप पढ़ी लेना ठीक से इसको ध्यान से, क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछती है। जो मैंने नदियाँ पढ़ाई हैं इतनी तो आप पढ़ी लेना, वैसे तो हज़ारों नदियाँ हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पढ़ने को तो रहोगे तो फिर सिर्फ कोई नदियाँ ही थोड़ी याद करनी है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। UPSC में क्वेश्चन यहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसकी PDF चाहिए तो आप जाइए, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दी हुई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह देनी हो या कोई आपको सलाह लेनी हो किसी भी मामले में, चाहे पढ़ाई से हो चाहे निजी जीवन संबंधित आप परेशान वगैरह हों, तो आप हमसे मिल सकते हैं। आप मिलना मतलब आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं और उसका जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।